अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन उर्दू के साथ मैं हूं नुमान सलैरी। और आज हमारे साथ इलाके की जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं हाजी ज़फ़र इकबाल साहब, मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 से। तो इन्होंने पिछला एक टेन्योर जो गुजारा है उस हवाले से हम इनकी जो कारकर्दगी है, जो इन्होंने तरक्याती काम यहाँ पर करवाए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और ये अभी मौजूदा जो इलेक्शन हो रहा है कैंटोनमेंट बोर्ड का, उसके भी ये दोबारा उम्मीदवार हैं। तो इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो इलेक्शन आप इसमें उम्मीदवार हैं, तो साबका टेन्योर जो आपने गुजारा है, तो उसमें आपने कौन कौन से तरक्याती काम करवाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं NNI उर्दू चैनल की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू पे और इन दिनों में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं आपने बातचीत का आगाज़ किया। तो जहाँ तक तरक्याती कामों का ताल्लुक़ है ना, तरक्याती काम तो बेशुमार हैं। को गलियों के काम, सेवरेज के काम, फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना बहुत सारे लगवाए। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला पूरे कैंट का अब भी है और हर जगह पे इसकी आवाज़ें भी उठती हैं, वो है कब्रिस्तान का मसला है। तो मैंने अपने इलाके के अंदर अपनी ज़ाती ज़मीन कब्रिस्तान के लिए मुख्तस की और उसकी हर मोहल्ले की सतह पे एक कमेटी बनाई और वो कमेटी के लोगों ने उसकी मेंबरशिप करके हर कमेटी की अपनी अपनी जगह यहाँ पे मौजूद है। तो ये सबसे बड़ा मसला था। उसके बाद एक डोक सईदा गाज़ियाबाद के मकाम पे जनाजा पढ़ने के लिए कोई जगह मखसूस नहीं थी, तो एक हमने वहाँ पे जगह जनाजा गाह बनवाई अपनी मदद आपके तहत। फिर एक और बहुत बड़ा मसला हेल्थ के बारे में था, तो और मैंने अपनी ज़मीन डोनेट करके एक गवर्नमेंट ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड से उसकी मंजूरी ली और उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है अब दोनों मिलकर उस डिस्पेंसरी को चला रहे हैं। 6 साल हमारा पिछला टेनोर रहा। तो 6 साल के दौरान मुख्तलिफ़ नौइयत के काम थे। ख़ास तौर पर मेरे पास 2 कमेटियाँ थी, एक सालसी काउंसिल थी और दूसरी जो है ना बिल्डिंग कमेटी थी। उनके अंदर रहते हुए मैंने किसी का जो बिल्डिंग कमेटी में मैंने कोई नक्शे किसी को पेंडिंग नहीं रखा। तकरीबन अपडेट कोरोना के दौरान भी मैंने कोशिश की कि लोगों के नक्शे जो है ना वो ना रुकें। सालसी काउंसिल का ये मसला होता है कि वहाँ पे मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं, किसी की तलाक होगी, किसी के नाराज़गी होगी, हक महर का मसला, तो ये बड़ी एहसन तरीके से अदा किए, कोशिश की कि इनके आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाएं। वो उसमें भी कोई केस पेंडिंग नहीं है और हर जगह पे मैंने कोशिश की कि एक मिसाली काम हो। दूसरा होती है कि लोगों की सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसके लिए जिस नुमाइंदगी के लिए आप इलेक्शन लड़ते हैं वो है लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना कि कोई आपके पास आता है तो आप किस अंदाज से उसको पेश आते हैं, मिलना और उस इलाके के काम उनकी खिदमत करना। मेरे ख़्याल में मेरे इस इलाके के अंदर तमाम जो मेरे बुज़ुर्ग भाई हैं, ख़वातीन हैं, हर एक को मेरा नंबर उनके पास मौजूद है। ये नहीं होता कि वो किसी के सहारे से आएंगे, डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, अपने काम करवाते हैं, फिर वो इस पे मुतमिन भी होते तो हैं। सर, ये आपकी वार्ड में बिस्किट फैक्ट्री चौक का एरिया, इसमें जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी जो है वो ठीक ठाक जमा हो जाता है, जिस हवाले से लोगों की बहुत सारी जो है ना वो शिकायत हैं और लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो आपने एक लंबा टेन्योर यहाँ पे गुजारा है, तो ये एक काम जो है वो अभी तक नहीं जो अंजाम को पहुँच सका, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जो बिस्किट फैक्ट्री चौक का इलाका है वो उसकी डिवीज़न ऐसी बन जाती है कि एक साइड पे कैंट आता है तो उसके सामने यूनियन कौंसिल आ जाती है। तो वो एक मसाइल का शिकार रहा कि उसका जो नाला था ना नीचे से वो ब्लॉक हो जाता था। तो कई दफ़ा मैंने उस नाले को ख़ुद भी खुलवाया
अब क्योंकि रोड बनने जा रही है तो उसमें ये बिस्किट फैक्ट्री चौक जो है ना उसको डिज़ाइन करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। वो अभी इंशाल्लाह जब ये रोड शुरू होगी तो बिस्किट फैक्ट्री के चौक का मसला हल हो जाएगा, इसमें कोई मज़ीद अवाम नहीं है। अच्छा सर, ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हैं, क्या समझते हैं कि ये जमाती बुनियादों पर होने चाहिए या गैर जमाती बुनियादों पर होने चाहिए? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये इससे पहले तो कैंटोनमेंट के इलेक्शन जो थे ना, जब से 1924 का एक्ट बना है उसके बाद इलेक्शन हुए वो सारे गैर जमाती थे। लेकिन जो पिछला इलेक्शन था 2015 का, तो वो हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी कि यहाँ पे भी जमाती इलेक्शन करवाए जाएं, तो इस वजह से जमाती इलेक्शन करवाए गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जमाती इलेक्शन नहीं होना चाहिए, गैर जमाती इलेक्शन होने चाहिए ताकि हकीकी नुमाइंदे लोगों के तो सामने अभी आए। आप सर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे या क्योंकि निसार ग्रुप से आपका तल्लक है, या नून लीग के प्लेटफॉर्म से आप लड़ेंगे? देखें जी, मुझे मेरा ताल्लुक़ ज़रूर नून लीग से था, लेकिन मैं पिछले दौर में चौधरी निसार अली ख़ान साहब के दरीना साथियों में शामिल हूँ। और उनके बल्कि आज भी जब मैं घर से निकल रहा था आज भी मुझे टेलीफ़ोन उनका आया, वो मुझसे पूछते रहते हैं इलेक्शन के हवाले से। तो ये इलेक्शन मैंने एक मशावरती इजलास यहाँ पे बुलाया था अपने ऑफिस यहाँ पे शादी हाल पे, तो तकरीबन उसमें 2502-3000 लोग थे वहाँ पे। तो सबसे मैंने 3 दफ़ा पूछा कि मैं कौन सी जमात की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करूँ, तो उन्होंने खुद ब खुद उन्होंने सब ने कहा कि आज़ाद इलेक्शन लड़ें। तो उसके बाद मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। अब क्योंकि तमाम जमातों के वोटर्स, चाहे वो मजहबी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं और मुख्तलिफ़ बरादरी हैं, ये सारे लोग मेरी सपोर्ट कर। अच्छा सर, ये जो भी हालिया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पर पीटीआई ने जिस तरह वाज़ेह अक्सरियत से बरतरी हासिल की है, तो क्या समझते हैं कि उस इंतखाबात के जो हैं वो असरात यहाँ पर भी मुरतब होंगे? देखें जी, ये जो लोकल बॉडी और जनरल इलेक्शन में बड़ा फ़र्क होता है। वो आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन थे, तो ये लोकल बॉडीज़ हैं। लोकल बॉडीज़ होते हैं कि गली मोहल्ले का नुमाइंदा, तो गली मोहल्ले के नुमाइंदे में और जनरल इलेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। तो ये तो होता है कैंडिडेट्स पे भी होता है। बाज़ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनके अपने पर्सनल वोट होते हैं जिसकी वजह से वो आगे क्लिक करते हैं। तो जमातों का असर ज़रूर होता है, लेकिन कैंडिडेट का भी बेहतर होना सर ज़रूरी है। ये बताएं कि जिस तरह आपके इलाके में एक अच्छी पहचान है, लोग आपको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इसके अलावा चौधरी निसार से आपका बड़ा एक करीबी तल्लक है, आप उनके दरीना साथियों में से हैं, तो आप नहीं समझते कि आपको अभी जो है ये कैंटोनमेंट बोर्ड की सियासत से निकल कर आगे कुछ सूबाई लेवल के इलेक्शन में हिस्सा कंटेस्ट करना चाहिए या इससे बढ़ के कहीं? देखिए, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाए। मेरा ज़मीर जो है ना वो मुतमिन है कि मैं जब कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफ़िस बैठ के ना लोगों के छोटे छोटे मसले होते हैं वो हल करता हूँ, या शाम को अपने ऑफ़िस में बैठ के हल करता हूँ, तो मैं अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैं आवाम के अंदर मौजूद हूँ। तो सूबाई सतह पे भी मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन वो आगे पार्टियों की ग्रुप बंदी आड़े आ जाती है। लेकिन जब वो भी मेरी किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह वहाँ भी चला जाऊँगा। लेकिन सबसे बेहतर जो मैं समझता हूँ ना अवाम की खिदमत, वो लोकल बॉडीज़ तो में। मैं ये बताएं कि जो इस टाइम मौजूदा एक सूरत हाल है, कोई भी तरक्याती काम अगर अच्छा काम हो रहा होता है तो उसका क्रेडिट लेने हर जमात जो है वो पहुंच जाती है कि ये काम जो है वो हम अपने बिहाफ़ पे करवा रहे हैं। लेकिन जो अवाम के मसाइल हैं उसके हवाले से आप बताएं कि जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनके पास ज़ाती हैसियत से भी बहुत सारे वसाइल हैं, अगर वो अवाम की वो मुश्किलात दूर करना चाहें तो वो इस हवाले से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस हवाले से कुछ बताएं कि ये जो एक सूरत हाल जो हमारे नुमाइंदों की इस टाइम है, अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, तो इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहते हैं? देखें ना कि जो इस वक्त मजमूई सूरत हाल है, अवाम
को जो मसाइल होते हैं उनके हल करने के लिए कोई भी नहीं आता। सियासत सारे लोग कर रहे हैं। सियासत में और खिदमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है इस वक्त। सियासत इसलिए की जाती थी कि खिदमत के लिए की जाती थी, लेकिन अब उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया कि सियासत और खिदमत अलग-अलग हो गए हैं कि हम ऊपर ऊपर सतह पे सियासत करें, नीचे अवाम के पास ना जाएं। अवाम बेजारो मददगार है, उनको बहुत सारे मसले हैं। अभी मैं ये शाम को यहाँ पे बैठता हूँ तो कितने लोग मेरे पास आएंगे, अटेस्टेशन के लिए आएंगे और छोटे छोटे इनके मसले होते हैं। वो किसी MNA MPA के पास तो नहीं जा सकते। पहली बात तो ये है कि मुलाकात ही नहीं होती किसी की। अब ज़रूरत इस चीज़ की है, पाकिस्तान के अंदर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनके अंदर मुदाखलत ना की जाए। उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इन सियासी जमातों के लिए भी बेहतर है कि नीचे से जितने भी लोग निकल के आएंगे कि वो अच्छे पॉलिटिशनर होंगे और उनको पता होगा गली मोहल्ले के मसले क्या हैं। जो पार्टी टिकट लेके आ जाते हैं तो पार्टी टिकट लेके आने से ये नहीं होता कि वो गली मोहल्ले का उनको मसला पता होता है। वो आते हैं जलसे करके तकरीर करके चला गया, कोई इलेक्शन जीत जाते हैं, कोई हार जाते हैं, लेकिन आवाम के मसाइल वहाँ के वहाँ ही रहते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो लोकल बॉडीज़ जितने भी अदारे कायम हैं इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, इनको इख्तियारात दिए जाएँ, फ़ंड इनको मुंतकिल किए जाएँ। तो मैं नहीं समझता किसी जगह पे भी कोई मसला रह जाए। तो सर इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि लोकल जो नुमाइंदे हैं उनको तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा हुकूमत की तरफ से, और इसके अलावा जो नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं कि लोकल जो बल्दियात के इंतखाबात हैं वो वक्त पर होंगे या इसी तरह जो है वो इनको पोस्टपोन किया जाता रहेगा? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो लोकल बॉडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो चाहे कोई भी हुकूमत आए, जो उनका टेनोर होता है वो पूरा हो जाए तो दूसरी गवर्नमेंट उनका इलेक्शन करा देती है। उनके अपने बजट होते हैं, उनकी अपनी कैबिनेट होती है नीचे, वो अपने इलाकों के अंदर काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने महसूस किया कि जो गवर्नमेंट आती है, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है, वो कोशिश करती है कि अपने तरीके के अपने तर्ज का लोकल बॉडी सिस्टम लेके आएँ। ये तरीका नहीं ठीक। एक सिस्टम बना लें, सारे मिलकर उसी सिस्टम को चलाएं। जिस तरह अभी हमारा कंटोनमेंट का एक्ट है 1924 का, उसके अंदर सिर्फ 1 वार्ड 1 मेंबर है। इसमें वो नाज़म चेयरमैन का सिलसिला नहीं है। अभी हमारी वोट तकरीबन 40 हज़ार वोट है। तो उसके हिसाब से ये इलेक्शन उन इलेक्शनों से मुश्किल है। तो ये जब तक नहीं करेंगे कि लोकल बॉडीज़ टाइम पे इलेक्शन हो और उनके जो इख्तियारात हैं उनके पास ही हों, उसमें मुदाखलत ना की जाए। ये होता है कि बाज़ औक़ात पंजाब गवर्नमेंट मुदाखलत शुरू कर देती है, बाज़ औक़ात सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू कर देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। सिस्टम जो भी बनाना है उन्होंने एक दफ़ा बना लें सारे, जब उनका टाइम पूरा हो इलेक्शन करा दें, चाहे कोई भी जीते, उसको अपना काम करने दें। अच्छा सर, कल आपने देखा है आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें PTI ने एक अक्सरियत हासिल की है, लेकिन जो दूसरी जमातें हैं उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन फेयर हुए हैं या वाकई ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है? पहले तो मैं समझता था कि पाकिस्तान में ये धांधली वाला सिस्टम है। तो अभी तो पूरी दुनिया में कई जगह पे मैं देखता हूँ कि इलेक्शन होते हैं तो वो कहते हैं जी जो हारता है वो कहता है धांधली होगी है। आज तक मुझे नहीं समझ आया कि जब आपके पोलिंग एजेंट मौजूद होते हैं, वो जब गिनती होती है उसके बाद एक रिज़ल्ट दिया जाता है, उसके बाद सरकारी रिज़ल्ट 2-3 दिन बाद आता है। ये सारी सियासी जमातों पे मुनज़र है कि अपना एक इस्लाहत करें। इस जितना भी इंतखाबी इस्लाहत जिसको कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहत करें जिसमें कोई खामी है उसको दूर करें। कि जहाँ पे इनको शक होता है कि ये आज जी किसी जगह पे बेईमानी होगी या गलत इलेक्शन हो गया, तो वो इलेक्शन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब आप बैठ के कोई इस्लाहत नहीं करते, बायोमेट्रिक सिस्टम करें और तमाम ख़राबियाँ दूर हो जाएंगी। जिसका वोट होगा
वही कास्ट करें। लेकिन यहाँ पे वो पुराना निज़ाम है, इस निज़ाम को चेंज होना चाहिए और उसमें तब्दीलियाँ आना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे धांधली का अंदेशा मौजूद रहता है। इस धांधली के अंदेशे को ख़त्म करना चाहिए सर हमेशा। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत तो काफ़ी कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो मशीनों के ज़रिए जो है ना बायोमेट्रिक वोटिंग हो, तो लेकिन क्या समझते हैं कि अपोजिशन जो है वो इसमें अपना एक संजीदा किरदार अदा नहीं कर रही? देखिए, इसमें कोई मसला तो होगा, सबको बैठना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे अपोजिशन है, सबको बैठ के इस मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहिए, ताकि किसी जगह से कोई आवाज़ ना उठे और जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए और जेन्युइन ही नुमाइंदे सामने आने चाहिए।